नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज प्रारंभ की गई थी 3 फरवरी को, जिसे अभी जारी रखा गया है और यहां मेरे द्वारा भारतीय इतिहास विषय को डील किया जा रहा है। मैंने अभी तक भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत को और मध्यकालीन भारत को खत्म कर दिया है। मेरे द्वारा आधुनिक भारत को प्रारंभ भी किया जा चुका है और उसके कुछ टॉपिक्स भी खत्म मैं कर चुका हूँ। उन टॉपिक्स में हम देखें तो मेरे द्वारा यूरोपियनों का आगमन, उसके बाद मैंने मुगल साम्राज्य का पतन और उसके बाद मैंने कुछ प्रारंभिक पेशवा और उनकी उपलब्धियों को भी डिस्कस कर लिया था। इस टॉपिक के बाद मेरे द्वारा रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स को भी डिस्कस किया जा चुका है। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए मैं आपको सबसे पहले ही बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो हम लोग कुछ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, प्रारंभिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई गई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कुछ व्यापारिक और प्रशासनिक सुधार किए गए थे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा में किस तरह से क्या प्रयास किए गए थे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भारत में कॉर्नवालिस कोड भी लाया गया था और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं। हम लोग कॉर्नवालिस कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में और क्या क्या कार्य किए गए। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में जो शासनकाल था वह 1786 से 1793 के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये ईयर आपको याद रखना होगा, 1786 से 1793 के बीच में हमें भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल देखने को मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये ईयर याद करने के लिए क्यों बोला। कुछ इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि फलानी घटना ये किसके शासनकाल में हुई थी, इस समय भारत का गवर्नर कौन था या इस समय बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था। अब देखिए, यदि आपको ये याद है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का या लॉर्ड हेस्टिंग्स का, वॉरेन हेस्टिंग्स का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये शासनकाल था 1786 से 1793 के बीच में, और आपको उस घटना का भी आपको टाइम पीरियड याद है, तो आप दोनों घटनाओं को कोरिलेट कर लेंगे और आप टिक कराएंगे कि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ही बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अब आपको ये टाइम पीरियड याद रखना होंगे। चलिए, अब हम जब बात कर रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा पिट्स इंडिया एक्ट की। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया था, उसके द्वारा इनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अब आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं, इनका जो भारत में आने का उद्देश्य था, हमें ये देखने को मिलता है कि इनके भारत में आने के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत में भू व्यवस्था थी और जो लगान व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित करना। अभी हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई गई थी और ये जो व्यवस्था लाई गई थी, इसे जो लगान व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित करने के लिए ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ये व्यवस्था क्या थी, इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत आने का जो पहला उद्देश्य था वो था भू व्यवस्था
और लगान व्यवस्था को व्यवस्थित करना। अब जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वह था भारत में जो न्याय और जो व्यापार व्यवस्था थी उसको आप कह सकते हैं कि और उत्तम बनाना और व्यवस्थित और अच्छा करना। तो हमने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत आने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, जो भारत में भू व्यवस्था थी और लगान व्यवस्था थी उसे और व्यवस्थित करना, और दूसरी, जो भारत में न्याय व्यवस्था थी और जो व्यापार व्यवस्था थी इसे उत्तम बनाना, इसको सर्वश्रेष्ठ बनाना। अब जैसा कि हमने देखा था कि एक उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस का कि भारत में भू व्यवस्था और लगान व्यवस्था को उत्तम बनाना या व्यवस्थित करना। इसके पीछे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक प्रणाली लाई थी जिसे कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहा गया। अब क्या थी ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। इस प्रणाली के तहत जो जमींदार हुआ करते थे अब उन्हें भूमि का मालिक मान लिया गया। क्या बताया मैंने, जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया कि भाई आप यहां से यहां तक इतने क्षेत्रफल, इतनी भूमि के आप मालिक हैं। और इन्हीं जमींदारों को क्या दे दी गई, इनको जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आपको ही जो है लगान वसूल करना है। तो सबसे पहले क्या किया गया, इन जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, भूमि का मालिक, स्वामी बना दिया गया और इन्हें ही लगान वसूलने का अधिकार भी दे दिया गया। और इनके द्वारा अब कंपनी को एक निश्चित रकम देनी होती थी। यह व्यवस्था कहीं ना कहीं कृषकों के अत्यधिक शोषण का कारण बनी, जिस कारण से इस व्यवस्था को कुछ समय के बाद बंद करना पड़ा। तो जब ये व्यवस्था किसानों के लिए शोषण का कारण बनती है तो इस व्यवस्था को कुछ समय के बाद बंद करना पड़ता है। आप लोगों को जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किसके द्वारा भारत में लाया गया था। तो आपको याद रखना होगा वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मैंने आपको शासनकाल बताया वह था 1786 से 1793 के बीच। तो दोस्तों ये थी हमारी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में। अब हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में क्या व्यापारिक और प्रशासनिक सुधार किए गए थे। अब ये हम सभी लोग जानते हैं कि कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कॉर्नवालिस के द्वारा क्या क्या किया गया। तो जैसा कि आज भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भारत में डीएम है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो उनके पास जो दो तरह की शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, न्याय करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों को पृथक करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ राज्यों में ये कर भी दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 50 होता है जो कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स फ्रॉम जुडिशियल पावर्स से डील भी करता है। तो कॉर्नवालिस के द्वारा कलेक्टर से जो न्याय करने के अधिकार उनके पास हुआ करते थे उनको उनसे ले लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक भी किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं कि बंगाल का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसके द्वारा कलेक्टर से न्याय करने के अधिकार ले लिए गए थे, या भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम। अब इसके अलावा जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ कॉर्नवालिस के द्वारा कई क्षेत्रों में थानों की स्थापना की गई थी और यहाँ भारतीय दारोगा और सिपाही भी नियुक्त किए गए थे। तो एक आप कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था में एक बड़ी व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई थी। तो थाना क्षेत्रों को स्थापित करना, दारोगा और सिपाहियों की नियुक्ति करना, यहाँ भी आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखना होगा। इसके अलावा भारत में
योग्यता के आधार पर जो पद प्राप्ति का जो सिद्धांत लागू किया गया था वह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया था। तो यहाँ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं एग्जाम से संबंधित, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में जो 55 जिले हुआ करते थे उनको घटा करके उनकी संख्या 23 कर दी थी, और जो अनुपयोगी पद हुआ करते थे उनको भी इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लेआउट किया गया था इससे उसने कोशिश करी थी कि जो यहाँ सरकारी व्यय हो रहा था अनुपयोगी पदों पर उसको भी उसने कम करने की कोशिश करी थी। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 4 भ्रमणकारी न्यायालय स्थापित किए गए थे जिन्हें हम लोग इंग्लिश में मोबाइल कोर्ट्स कहते हैं। इन 4 भ्रमणकारी न्यायालयों में 3 बंगाल में और 1 बिहार में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम्स में कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 भ्रमणकारी न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे तो आप लोगों को यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम ही याद रखना होगा। तो ये तो था, हमने देखा कि किस तरह से या क्या प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए थे। अब आइए हम लोग सिविल सेवा के क्षेत्र में देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में किस तरह के सुधार कार्य किए गए थे या किस तरह से क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है कि भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो हम आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कराते हैं और हम सभी लोग इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को टिक करके आ जाते हैं। अब यहाँ कुछ बड़ी बेसिक सी चीज़ें और आप लोगों ने कई बार पढ़ी होंगी कि पहले जो इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले व्यक्ति थे तो वह कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। जिन्हें नहीं पता है वो लोग इस बात को ध्यान से देख लें, अच्छे से याद कर लें कि भारत में पहले ICS होने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये ICS में सिलेक्ट होने वाले दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें जातीय भेदभाव के कारण जो है इस पद से सेवा मुक्त कर दिया गया था। एक ये क्वेश्चन दूसरा अलग प्रकार का बनता है कि जातीय भेदभाव के कारण किस व्यक्ति को जो है इस पद से हटा दिया गया था, तो वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसे भी आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा और इनका चयन भी IAS में हो गया था, लेकिन इन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया गया था। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स बताए हैं। इसके अलावा ये हम सभी लोग जानते हैं कि पहले ICS की प्रतियोगिता इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी, लेकिन 1923 से ये भारत में भी आयोजित होने लग गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोगों को याद रखना होगा कि 1923 में ये भारत में पहली बार आयोजित की गई थी। इसके पहले ये केवल इंग्लैंड में ही आयोजित होती रही है। आइए अब हम लोग इसके बाद कॉर्नवालिस कोड के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस कोड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। ये जो कॉर्नवालिस कोड था ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इस कॉर्नवालिस कोड के द्वारा कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था ये हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ जो कर और जो न्याय व्यवस्था थी उसको अलग करने की कोशिश की गई थी। जो कलेक्टर्स थे उनसे न्याय के संबंधित जो अधिकार थे, जो शक्तियाँ थी, उनको ले लिया गया था। और हम देखेंगे कि इसमें जो फौजदारी अदालतें थी उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बंद किया गया या चालू रखा गया। राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट्स भी हुआ करती थी, उनके संबंध में कोड में क्या प्रावधान आए, उन सभी चीज़ों को एक बार अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोड था इसको 1793 में कॉर्नवालिस संहिता को अंतिम रूप से पारित किया गया था। तो आपको याद रखना होगा कि मैंने आपको अभी बताया था कॉर्नवालिस का जो शासन का जो समय था वह 1786 से 1793 के बीच में था, और 1793 में ही कॉर्नवालिस की संहिता थी उसको अंतिम रूप से पारित भी किया गया था। ये जो संहिता थी ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ये आधारित थी। अब इस व्यवस्था से क्या किया गया था? इस व्यवस्था के द्वारा कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोड के द्वारा कलेक्टर से न्यायाधीश तथा फौजदारी शक्तियां भी ले ली गई थीं। देखिए, जैसा कि हम ये देख ही रहे हैं कि ये जो कॉर्नवालिस कोड था, ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित था। और पहले भी हमने अभी देखा था कि कलेक्टरों के द्वारा जो उनके पास शक्तियां होती थी न्याय से संबंधित, उनको भी ले लिया गया था। तो यहाँ पर भी उनसे जो न्यायाधीश और जो फौजदारी शक्तियां थी उनको ले लिया गया था। इसके अलावा यदि हम देखें तो कलेक्टरों के पास जो न्यायिक अधिकार थे उनको लेकर के संपूर्ण सिविल न्यायालयों का श्रेणीकरण कर दिया गया था। जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनका श्रेणीकरण कर दिया गया था। और जो जिला फौजदारी अदालतें थीं उनको समाप्त करके 4 चलती फिरती अदालत, जिन्हें के सर्किट कोर्ट्स कहा जाता है, सर्किट कोर्ट्स कहा जाता है, इनको स्थापित कर दिया गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय राजस्व न्यायालय हुआ करते थे, तो सभी राजस्व न्यायालय को समाप्त कर दिया गया था, रेवेन्यू कोर्ट्स को समाप्त कर दिया गया था। और जो जिला अदालतें थीं उनके लिए जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट कर दिए गए थे। आपको एक यहाँ से नया क्वेश्चन मिल जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना होगा वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब ये जो कॉर्नवालिस कोड लाया गया था, चूंकि ये तात्कालिक रूप से लाभदायक सिद्ध नहीं हो सका था, इसका क्या कारण था कि जो भारत की जो जनता थी, जो उस समय का जो परिवेश था, जो पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट था, उसके लिए ये काफ़ी नई व्यवस्था थी। साधारण जनता की ये समझ से परे था, इसीलिए ये जो तात्कालिक व्यवस्था थी ये लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकी थी। और ये जो लंबी और महंगी प्रणाली थी, भारत जैसे गरीब देश के लिए ये उपयुक्त नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉर्नवालिस कोड था ये एक तरीके से सिस्टम में फेलुअर देखने को हमको मिला था। अब इसके अलावा आपको और क्या याद रखना होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 के बीच में, 1790 से 92 के बीच में यह युद्ध हुआ था। अभी हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन किन परिस्थितियों में ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, कितने युद्ध हुए थे और इन युद्धों में क्या परिणाम हुए थे। अभी आप लोग कुछ लेक्चर्स रुकेंगे, आंग्ल मैसूर के ऊपर भी मेरा एक लेक्चर होगा। और ये हम देख ही चुके हैं कि जिला न्यायाधीशों के पद का सृजन भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर। आशा है आप सभी हमारी सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो हमारी सीरीज़ को देखना शुरू कर दें। पिछले लेक्चर्स यूट्यूब चैनल कल्याणी IAS एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग जा कर के हमारे पिछले लेक्चर्स को भी देख लें, और आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।